हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि श्वसन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उसमें कौन कौन से वायु के आयतन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है, CO2 कैसे बाहर जाती है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब बाहरी वातावरण में कितना होता है, CO2 का आंशिक दाब अंदर कितना होता है। जैसे कि हमको पता है, हमने उसमें बात करी थी, ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में आंशिक दाब अधिक होता है, शरीर के अंदर कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर आती है। CO2 का बाहरी वातावरण में क्या होता है, आंशिक दाब कम होता है, शरीर के अंदर अधिक होता है, तो CO2 बाहर जाती है, क्योंकि गैस हमेशा उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर गमन करती है। अब हम उससे आगे चलेंगे, अपना नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, उत्सर्जन की कार्यकी। उत्सर्जन की कार्यकी होता क्या है, उत्सर्जन क्या होता है। जैसे श्वसन में हमने बात कही थी कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और किस में सहायता करती है, उपापचय क्रियाओं में सहायता करती है। उपापचय क्रियाओं में क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात क्या होता है, जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका तो अवशोषण कर लिया जाता है कोशिकाओं के द्वारा। उसके अलावा जो अपचित पदार्थ रह जाते हैं, जो अवशोषित पदार्थ हो जाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो कहलाते हैं आपके उत्सर्जन की कार्यकी। तो ये उत्सर्जन अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। अलग अलग प्राणियों में उत्सर्जन के अंग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम निम्न कशेरुकी की बात करें तो उसमें सबसे पहले प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ क्या होता है, एक कोशिकीय प्राणी होता है जिसमें उत्सर्जन श्वसन आदि के लिए कोई विशेष अंग तो पाए जाते नहीं है। तो उनमें उत्सर्जन किसकी सहायता से होगा, तो उनमें उत्सर्जन वैसे ही होगा जैसे श्वसन होता है, शरीर की सामान्य सतह से मिश्रण के द्वारा होता है। उसके अलावा हम बात करें जैसे प्रोटोजोआ, प्रोलिफेरा वगैरह की, पोलिफेरा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, स्पंजनशील नामक गुहा पाई जाती है, जिससे क्या होता है जल का प्रवाह अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की ओर होता रहता है। तो उसी की सहायता से उत्सर्जन होता है। और हम आगे जाएंगे तो फिर हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मेलपी की नलिकाएं आपने सुना होगा कि मेलपी की नलिकाओं के द्वारा होता है। उसके अलावा आपने ग्रीन ग्लैंड सुना होगा, कॉक्सल ग्लैंड सुना होगा। ये सारे कैसे होते हैं, उत्सर्जन की क्रियाएं होती है। फिर आप आगे और बढ़ोगे और उच्च इन्वर्टिब्रेट्स की तरफ जाओगे तो आप बात नेफ्रीडिया की बात करोगे। जैसे नेरीज वगैरह में जो उत्सर्जन होता है किसकी सहायता से होता है, नेफ्रीडिया की सहायता से होता है। मगर हम यहाँ उनकी बात करके आज हम किसकी बात करेंगे, यहाँ कशेरुकी प्राणियों की बात करेंगे। तो कशेरुकी प्राणियों में किसकी सहायता से होता है, किडनी की सहायता से होता है। किडनी कितनी जोड़ी पाई जाती है आपके शरीर में, एक जोड़ी पाई जाती है, राइट और लेफ्ट। राइट वाली थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट वाली हल्की सी ऊपर होती है। आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसका आकार कैसा है, सेम के बीच के आकार का होता है। जो हमारे सेम नामक फली होती है उसके बीच के आकार का इसका आकार होता है। अब आप देखेंगे, आप एक रेड कलर की दिख रही है, आपको एक ग्रीन कलर की दिख रही है, तो दोनों ने अलग अलग बनाए क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि किडनी क्या काम करती है, आपके ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है। तो किडनी में जो पहले रक्त आता है वो कैसा होता है, उसमें उत्सर्जित पदार्थ मिले रहते हैं, या हम कह सकते हैं वो एक तरह से अशुद्ध होता है। तो उसका कलर कैसे दिखा रखा है अपन ने, ग्रीन तरीके से दिखा रखा है। उसके बाद क्या होता है, किडनी में क्या होता है, फिल्टर की क्रिया होती है, जिसमें किडनी में क्या पाए जाते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हो आप, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की सहायता से क्या होता है, जो ब्लड में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, उन्हें छान लिया जाता है। छानने के पश्चात क्या होता है, ये मूत्र नलिकाएं होती है, जहाँ से वहां पहुंचाया जाता है, मूत्राशय में पहुंचाया जाता है, और वो यूरिन की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और जो ब्लड होता है शुद्ध होता है, मतलब जिसमें अवशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ नहीं है, वो वापस से कैसे चल जाता है, शरीर में जाता है। तो वो कैसे कलर का होगा, आपका रेड कलर का, तो उसको अपन रेड कलर से दिखा रखा है। तो ये तो बात है किडनी की, किडनी की सहायता से होता है। इसको अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, और पहले अपन ये पढ़ेंगे उत्सर्जित पदार्थ होते क्या, कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्सर्जित पदार्थ की डेफिनेशन अगर हम दें तो शरीर में उपापचय क्रियाओं के पश्चात निर्मित होने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, ये नाइट्रोजन के उत्पाद पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके उत्सर्जित पदार्थ कहलाते हैं। जो आपके तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एनिमोटेरिक, दूसरा होता है आपका यूरिकोटेरिक, तीसरा होता है आपका यूरियोटेरिक। तो उत्सर्जित पदार्थ कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के हो गए, एमिनोटेरिक, यूरिकोटेरिक और यूरियोटेरिक। अब इनमें अंतर क्या होता है, तो अंतर जानेंगे। जिन प्राणियों के शरीर में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में या अंतिम पदार्थ के रूप में जो उत्पाद बनता है, अगर वो अमोनिया होता है
तो क्या कहलाते हैं आपके एमिनोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। ऐसे जो भी प्राणी जिनमें अंतिम उत्सर्जी उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, क्या कहलाएंगे आपके एमिनोटैलिक कहलाएंगे। अमोनिया क्या होता है, जल में घुलनशील होता है और ज्यादातर किन प्राणियों में पाया जाता है, जो जलीय अवस्था में पाया जाता है या जलीय आवास में पाया जाता है, उन प्राणियों में कैसा उत्सर्जन होता है, एमिनोटैलिक हो गया। जैसे आपके प्रोटोजोआ हो गए, लोअर इनवर्ट सीवेट्स हो गए, या फिर आपकी मछलियां वगैरह हो गई, ये सारे किस में आएंगे, आपके एमिनोटैलिक में आएंगे। उसके बाद है यूरिकोटैलिक। अब यूरिकोटैलिक की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे प्राणी जिनमें अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, अंतिम उत्सर्जित उत्पाद के रूप में यूरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, यूरिक अम्ल। और यहाँ किसका हो रहा था, अमोनिया। तो ऐसे प्राणी जिनमें अंतिम उत्सर्जित उत्पाद के रूप में किसका निर्माण हो रहा है, यूरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, तो क्या कहलाएंगे, आपके यूरिकोटैलिक प्राणी कहलाएंगे। और ये प्राणी कैसे होते हैं, ऐसे प्राणी जो पानी की बहुत कम मात्रा ग्रहण करते हैं, या हम कह सकते हैं जो शुष्क वातावरण में रहते हैं, वो सारे प्राणी होते हैं यूरिकोटैलिक। ये कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है। तो कैसी मात्रा में निकलता है, ये अर्ध ठोस रूप में निकलता है। तो अगर एमिनोटैलिक के एग्जाम्पल की बात करें तो अपन इसमें आ जाएगा आपका प्रोटोजोआ, मोलास्का, जो भी जलीय प्राणी होते जाता है। अगर यूरिकोटैलिक की बात करें अपन तो कैसे, शुष्क वातावरण में रहने वाले और कौन से प्राणी होते जाते हैं, एबीज या रेप्टिलिया। कैसे होते हैं, एबीज या रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी होते हैं। अब अपन तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है अपने पास, यूरियोटैलिक। अब यूरियोटैलिक की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे प्राणी जिनमें अंतिम उत्सर्जित उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपका यूरियोटैलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ज्यादातर अकशेरुकी प्राणी जितने भी, जैसे कि हम भी इसमें शामिल है, गाय भैंस भी शामिल है, सब कैसे कहलाते हैं, आपके यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। तो एक बार हम दोबारा से करते हैं। उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एमिनोटैलिक, जिसमें उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का निर्माण होता है, एमिनोटैलिक कहलाता है। दूसरा है यूरिकोटैलिक, जिसमें उत्सर्जित पदार्थ के रूप में किसका निर्माण होता है, यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, कहलाता है यूरिकोटैलिक कहलाता है। तीसरा है यूरियोटैलिक, जिसमें उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, आपका यूरियोटैलिक प्राणी कहलाता है। तो ये तो हो गया आपके उत्सर्जन के प्रकार। अब इससे अपन आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, हम हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अगली हेडिंग क्या होगी अपनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, अभी बताया था किडनी के अंदर सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, जिनकी संख्या लाखों में होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थों को किसमें छाना जाता है, ब्लड में छाना जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर अपना सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, मतलब कि नेफ्रॉन की संरचना, एक नेफ्रॉन कैसा दिखाई देता है। तो अपन उसके बारे में डायग्राम बनाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन होता क्या है। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना। तो इस संरचना में हमें कुछ भाग दिखाई दे रहे हैं जिनको मैंने लेबल्ड कर रखा है। तो उस भागों के बारे में हम बात करेंगे कि इसके मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले भाग देखा जाए तो ये आपके एक संरचना दिखाई है एफरेंट, मतलब कि आपकी अभिवाही, और ये कहलाएगी आपकी अपवाही। मतलब कि इसमें 2 तरह की नलिकाएं पाई जाती है, अभिवाही जिनके द्वारा रक्त लाया जाता है, और अपवाही इनके द्वारा रक्त ले जाया जाता है। ये प्यालेनुमा संरचना में खुलती है। वो प्यालेनुमा संरचना कहलाती है आपकी बोमन कैप्सूल कहलाती है।
प्यालेनुमा संरचना में ये वाली अभिवाही वाली जगह करती है, गुच्छे समान संरचना का निर्माण करती है, जैसे हिंदी में कहते हैं केशिका गुच्छ, इंग्लिश में कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो क्या बात करिए अपन ने, एक अभिवाही होगी, अपवाही होगी। अभिवाही प्यालेनुमा संरचना में आगे किसका निर्माण करेगी, गुच्छे समान संरचना का निर्माण करेगी, जो क्या कहलाएगी आपकी ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहलाती है। और ये दोनों भाग में क्या कहलाते हैं आपके मेलपिगियन कैप्सूल कहलाते हैं। अब इससे अपन आगे जाते हैं तो बोमन कैप्सूल का जो दूरस्थ भाग होता है, या आप कह सकते हैं उसके बाद वाला भाग जो होता है वो नलिका के आकार का हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित भाग। क्या कहते हैं अपन, समीपस्थ कुंडलित भाग। आगे देख रहे हो कि इसका पीछे वाला हिस्सा कैसा हो गया, नलिका आकार का हो गया, कुंडलित है तो क्या कहलाएगा, ये समीपस्थ कुंडलित भाग कहलाता है, जो आगे जाके किससे मिलता है, एक यू के आकार की नलिका से मिलता है। तो यू के आकार की नलिका क्या कहलाती है आपके, हेनलेस लूप कहलाती है। इसमें दो भुजाएं पाई जाती है, दोनों भुजाएं कैसी होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, जिसमें से एक भुजा किससे जुड़ी होती है, समीपस्थ कुंडलित भाग द्वारा जुड़ी रहती है, और एक भुजा किससे जुड़ी रहती है, दूरस्थ कुंडलित भाग द्वारा जुड़ी रहती है। इस भाग में क्या होगा, जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे वो नीचे की तरफ आएंगे, और इस भाग से अवशिष्ट पदार्थ क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। जो समीपस्थ कुंडलित भाग होता है उसमें छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविली पाए जाते हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है, पदार्थों का अवशोषण करना। कौन से पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ के संग कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो शरीर के आवश्यक होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से छन के किस में आ जाते हैं, समीपस्थ भाग में आ जाते हैं। तो इनके द्वारा उनका अवशोषण किया जाता है ताकि वो शरीर से बाहर उत्सर्जित न हो और शरीर में उनकी हानि न हो। आगे चलते हैं, रहने का लूप का दूरस्थ भाग किससे जुड़ा है, दूरस्थ कुंडलित भाग से जुड़ा हुआ है। दूरस्थ कुंडलित भाग लास्ट में किससे जुड़ा हुआ है, कलेक्टिंग ट्यूबुल से जुड़ा होता है। मतलब कि हिंदी में बात करें तो अपन संग्रह नलिका से जुड़ा रहता है। आप संग्रह नलिका में देखोगे और भी छोटे छोटे भाग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक से अधिक दूरस्थ भाग आके जुड़ते हैं। अब ये जो अंतिम भाग होता है ये किससे जाके मिलता है, आपके मूत्रवाहिनी से। संग्रह नलिका का अंतिम भाग किसमें मिलता है, मूत्रवाहिनी में मिलता है। फिर मूत्रवाहिनी की सहायता से उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं, आपके मूत्राशय में एकत्र होते हैं, और वहां से क्या होते हैं, मूत्र जनन क्षेत्र की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। एक बार हम दोबारा से देखते हैं इसको, कौन कौन से भाग होते हैं। पहली बात करें तो मेलपिगी कोष्ठ, जिसके दो भाग होते हैं, एक तो कोशिका गुच्छ और एक बोमन संपुट। दूसरे अपन बात करें तो कौन सा भाग होता है, समीपस्थ कुंडलित भाग। बोमन संपुट का जो अंतिम भाग होता है कैसे कुंडलित नलिका कार हो जाता है, क्या कहलाता है, आपका समीपस्थ कुंडलित भाग कहलाता है। इसके बाद कौन सा होता है, हेनले का लूप। समीपस्थ कुंडलित भाग क्या है, आगे जाके यू के आकार की नलिका से मिलता है, वह कहलाता है आपका हेनले का लूप कहलाता है, जिसमें दो भुजाएं पाई जाती है, जो दोनों भुजाएं कैसी होती है, एक दूसरे से समानांतर होती है। अगले भाग की बात करें तो अपन दूरस्थ कुंडलित भाग। तो हेनले के लूप का अंतिम भाग जिससे मिला रहता है वो भाग कहलाता है आपका दूरस्थ कुंडलित भाग। और लास्ट आपका होता है संग्रह नलिका। तो संग्रह नलिका होता है मतलब दूरस्थ कुंडलित भाग जिस नलिका से जाके जुड़ता है वो कहलाती है आपकी संग्रह नलिका कहलाती है। संग्रह नलिका आगे जाके किसमें मिलती है, मूत्रवाहिनी में मिलती है, मूत्रवाहिनी मूत्राशय में मिलती है। इस तरह से जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि उत्सर्जन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, अमीनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक। ये 3 प्रकार के हो गए। किसकी सहायता से होता है, छोटे प्राणियों में सामान्य सतह के द्वारा होता है, कुछ में नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, किसी में फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है, किसी में ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। तो छोटे प्राणियों में अलग अलग पाए जाते हैं। अगर अपन बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे कशेरुकी प्राणी की, वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में किसकी सहायता से होता है, किडनी की सहायता से होता है। कितनी पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है। किसके आकार की होती है, सेम के बीच के आकार की होती है। ये अपन ने बात करी। उसमें अपन ने किसकी बात करी, नेफ्रॉन की बात करी। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये अपन ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करी, जिसमें 5 भाग है आपके, मेलपिगी कोष, समीपस्थ कुंडली भाग, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडली भाग और संग्रह नलिका। यहाँ से ब्लड आएगा जिसमें उत्सर्जित पदार्थ होंगे, यहाँ पर दबाव डालेगा, उत्सर्जित पदार्थ चलने किसमें आ जाएंगे, बोमन कैप्सूल में आ जाएंगे, ब्लड वापस निकल जाएगा। फिर उत्सर्जित पदार्थ क्या होंगे,
समीपस्थ कुंडलित भाग हैंडले का लूप, दूरस्थ कुंडलित भाग और संघ्न नलिका से होते हुए कहाँ मिलेगा, मूत्रवाहिनी में मिलेगा और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक की बात होती है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, कमेंट्स आदि में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।